Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 19 फरवरी 2025 और अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, इंडिया कतर एलिवेट टू टाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि जब दो देशों की पार्टनरशिप एक उच्च लेवल तक पहुंच जाती है या एक हायर लेवल तक पहुंच जाती है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो पहले जो हमारी रिलेशनशिप थी या पार्टनरशिप थी वो थी बायलैटरल नेचर की, लेकिन अब वो एक स्ट्रेटेजिक नेचर की हो गई है कतर के साथ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कतर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस किया है, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, सिक्योरिटी, रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। साथ ही साथ हमने उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों देशों ने साइन किए हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी पर, यानी कि दोनों जगह टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने अगर इंडिया में टैक्स दे दिया गया है तो उसको फिर कतर में टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, एंड दिस इज नॉन एज द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। अब दोनों ही देशों ने अपने अपने विचार रखे हैं किसके रिगार्डिंग, कि जो हमास की और इजराइल की वार चल रही है उसके संबंध में। और इन्होंने कहा है क्योंकि अब दोनों हमास के और इजराइल के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है, तो उन्होंने कहा है ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए वार जो है वो ना तो संसार के लिए बेनिफिशियल है और ना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। तो जैसे ही उन दोनों कंट्रियों के बीच में सीज फायर हुआ है रिगार्डिंग द वार मतलब एक हमास ग्रुप के बीच में और इजराइल के बीच में, तो इससे दोनों ही कंट्रियों को खुशी है। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर। इन अ लैंडमार्क टॉक रशिया यूएस एग्री टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। तो जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों के आसपास 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है किसका, रशिया और यूक्रेन का। लेकिन जैसे ही ट्रंप जो है सेकंड टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये एक डिसीजन लिया है कि भाई रशिया और यूक्रेन वार जो है वो खत्म होनी चाहिए। इस इनिशिएटिव का रशिया ने स्वागत किया है और रशिया ने कहा है कि हम किसी भी लेवल पर बात करने के लिए तैयार हैं अगर वार वहां पर एंड होती है। और अब जनरली पहले ये देखा जाता था कि रशिया और यूएसए के जो संबंध है वो अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे, उसका रीजन ये था कि जो यूएसए है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, जिसके साथ रशिया की वार चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से, ठीक है। लेकिन अब दोनों नेता साथ में आए हैं और दोनों का पर्पज ये है कि वो अपने इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाएं और कुछ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं। साथ ही साथ जो रशिया की यूक्रेन के साथ वार चल रही है उसको कम किया जाए या बंद किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस बात से जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़े से नाराज हैं। और वो नाराज क्यों हैं, क्योंकि देखिए पहले से ही वो कंट्री किसका साथ दे रहे थे, वो साथ दे रहे थे यूक्रेन का। अब अगर उनको बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा तो इस बात से थोड़ा वो एग्री नहीं है। साथ ही साथ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को कि देखिए अगर रशिया और यूएसए आपस में कोई मीटिंग करते हैं वार एंड करने के लिए, तो उस मीटिंग का यूक्रेन पर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा और यूक्रेन उस समझौते को तभी मानेगा जब यूक्रेन उसका पार्ट होगा। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक शिफ्टिंग इंस्पेक्शन टू ऑनलाइन पुट्स बंगाल कॉलेजेस ऑन टेंटर हुक्स। तो देखिए हमारे देश में एक एजेंसी है और उसका नाम है द नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडिटेशन काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नेक। अब ये नेक क्या होती है, इस नेक बॉडी का मेन काम ये होता है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये देखती है कि जो भी फैसिलिटीज या लेवल ऑफ एजुकेशन वहां पर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ प्रॉपर है या नहीं है, जो फैकल्टी मेंबर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ये सब चीज देखने की ड्यूटी इसकी है, नेक की। अब हुआ क्या कि ये नेक का फिजिकल इंस्पेक्शन होता था अब से पहले,
और जो फिजिकल इंस्पेक्शन होता था तो फिजिकल एक टीम जाती थी और वहां पर वो देखती थी कि वो जो लॉ के हिसाब से जो भी फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, अगर वो होती है तो उसको ये ग्रेड देती थी, जैसे ए प्लस, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से। ठीक है, अब नेक की जो ग्रेडिंग सिस्टम था, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ए ग्रेड मिला है या ए प्लस ग्रेड मिला है तो उस इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो काफी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से लोग केवल इस बात को देखकर कि उसके पास नेक ए प्लस ग्रेड है तो वो क्या देते थे, वो उसको काफी प्रेफरेंस देते थे और वहां पर काफी स्टूडेंट एडमिशन लेते थे। लेकिन अभी एक रिसेंट केस सामने आया है जिसमें आंध्र प्रदेश के कुछ कॉलेजों में नेक की जो टीम थी, इंस्पेक्शन टीम थी, उसने पैसे लेकर उन कॉलेजों को अच्छे ग्रेड दिए, जिसकी सीबीआई जांच भी चल रही है और कुछ प्रोफेसर को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेक बॉडी ने ये डिसीजन लिया है कि अब से इसकी जो इंस्पेक्शन होगी वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, कुछ जो कॉलेजेस हैं वो पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने इतनी सारी मेहनत की और हमने जो नेक का फिजिकल इंस्पेक्शन होना था उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया, जिसमें महीनों उन लोगों के लग गए, और अब जैसे ही इमीडिएटली ये आया है कि भाई अब ये नेक का इंस्पेक्शन है वो ऑनलाइन होगा, इसमें कुछ कॉलेजों ने ये कहा कि देखिए, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है और उसको वहां पर जो नेट की कनेक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम किस तरह से आपका जो है ऑनलाइन इंस्पेक्शन कराएंगे। लेकिन नेक ने ये क्लियर कर दिया है कि जिन कॉलेजों को इंस्पेक्शन की डेट मिल गई है उनका तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जिनको डेट अभी नहीं मिली है उनका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा। और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन इसलिए होगा ताकि जो नेक के ऑफिसर्स हैं या जो नेक की टीम जाती है उसको ब्राइब देकर गलत तरीके से जो है ग्रेड ना ले लिया जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। Now, how is registering brazen live-in relationship a privacy invasion? Ask High Court. तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि वहां पर जो भी सिटीजन है, जो भी रेजिडेंट है यूनिफॉर्म उसके उत्तराखंड के, यानी कि उत्तराखंड के जो भी रेजिडेंट हैं उन सबको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार ही अपने पर्सनल मैटर को गवर्न करना पड़ेगा। और पर्सनल मैटर में आते हैं जैसे मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ईटीसी। ठीक है, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका एक मेन प्रोविजन ये है कि अगर एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको अपनी इस रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है उत्तराखंड में। अब इसी पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया है और इसमें एक पेटिशन फाइल की है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिसमें उन लोगों का कंसर्न ये है कि इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना उनकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे ये पूछा है कि भाई, जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप एक सोसाइटी में ही रह रहे हैं, तो जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सब लोगों को पता है कि एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है और उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मतलब वो लिव इन रिलेशनशिप में है। तो अगर इसको आप रजिस्टर ही करा दोगे तो किस तरह से ये इसका आपकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी सोसाइटी को पता है, तो ये इस तरह से आपका वायलेशन अभी नहीं होगा। हालांकि फाइनल हियरिंग इस पे अभी नहीं हुई है, देखते हैं फाइनल हियरिंग में क्या होता है। SC to hear petition against the law on the Chief Election Commissioner appointment today। अब देखिए क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट करने के लिए हमारे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पार्लियामेंट में पहले हम समझ लेते हैं कि 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और केस का नाम था अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे तो उस टीम में प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसका पार्ट होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन देश का कानून होता है आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन तो दिया जिसमें कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का
उस टीम में होना, उस कमेटी में होना मैंडेटरी है। लेकिन पार्लियामेंट ने उसके कॉन्ट्रावेंशन में यानी कि उसके अपोजिशन में एक कानून बनाया और कानून का नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिसेज एक्ट 2023। अब हुआ क्या कि इस कानून के अनुसार अब एक नए चीफ मिनिस्टर को बना दिया गया है, सॉरी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया है जिनका नाम है मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर बनाया मिस्टर विवेक जोशी इस नए कानून के अनुसार। अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कई पिटीशन पहले से ही पेंडिंग थी। अब क्योंकि पहली बात तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ये कानून बनाया जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में नहीं रखा गया और साथ ही साथ अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर दिया गया। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं इस पिटीशन को प्रायोरिटी पे सुनूंगा। तो आज वो पिटीशन को सुना जाएगा। अब इसमें जो भी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। तो बेसिकली क्या है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी डॉक्ट्रिन होता है, देखिए जब कोई पर्सन मर्डर का ऑफेंस करता है तो मर्डर के ऑफेंस की दो ही पनिशमेंट हैं। पहली पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट जो कि मिनिमम पनिशमेंट की कैटेगरी में फॉल करती है और दूसरी पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पर लॉ में ये क्लियर नहीं है कि किस सिचुएशन में डेथ पेनल्टी दी जाएगी और किस सिचुएशन में लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। अभी हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें इनकंसिस्टेंट व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं और पहला केस है हमारे पास कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस। तो जैसे अभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर इंटर्न थी, उनकी डेथ हो गई थी और उनके साथ उनका रेप हुआ था और रेप के साथ उनका मर्डर हुआ। तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने इस अपराधी को सजा दी है वो दी है लाइफ इंप्रिजनमेंट की और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फॉल नहीं करता। दूसरा केस हमारे पास है केरला शेरोन राज मर्डर केस। इस केस में क्या हुआ कि एक शेरोन राज को उसकी जो है उसने फीमेल फ्रेंड ने यानी कि गर्लफ्रेंड ने एक पॉइजन दे दिया और पॉइजन देने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में जो सेशन कोर्ट थे उन्होंने उस लड़की को फांसी की सजा दी और सेशन कोर्ट ने माना कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फॉल करता है। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई और कोर्ट्स के जो है डिफरेंट व्यू हो गए। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी, क्योंकि एक केस में आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं जिसमें कि रेप हुआ है और मर्डर हुआ है और दूसरे केस में जिसमें पॉइजन दे के मारा गया है उसमें आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं या डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो सबसे पहले केस है इस पे जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में ये डिसीजन दिया कि जो डेथ पेनल्टी देना यानी कि फांसी की सजा देना हमारे देश में कानून के हिसाब से है और क्योंकि किसी भी अपराधी को जो फांसी दी जाती है वो उसके काम के हिसाब से दी जाती है या जो भी उसने ऑफेंस किया उसके हिसाब से दी जाती है। तो ये आर्टिकल 14, 19 या आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करता क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि किसी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा लिया जा सकता है। तो अब अगर हमारा देश का कानून ही फांसी की सजा को रिकॉग्नाइज करता है तो ये किसी भी कानून का वायलेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि फिर एक केस आया हमारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी को इवॉल्व किया। लेकिन यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई भी मर्डर किन सर्कमस्टेंसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फॉल करेगी। इस बात को इलेबोरेट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। नया केस था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया दिया। पहला क्राइटेरिया था मैनर ऑफ मर्डर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया वाज द मैनर ऑफ मर्डर, मींस कि अगर किसी पर्सन का जो मर्डर है वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से होता है तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन और यहां पर ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट था हमारा मोटिव, यानी कि उसने किस मोटिव के साथ उसको मारा है
उसकी कितनी बैड इंटेंशन रही थी उस पर्सन को मारने के लिए। नेक्स्ट है आपका सोशली एब्होरेंट क्राइम, यानी कि कुछ ऐसा ऑफेंस किया उसने जिससे कि समाज को उसने झंझोड़ दिया, यानी कि पूरी सोसाइटी ने उसको कंडम किया उसके उस एक्ट को। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑफेंस किया है तो भी ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जा सकती है। फोर्थ है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, यानी कि अगर उस क्राइम की वजह से बहुत सारे विक्टिम अफेक्टेड हुए हैं तो भी उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर। अब अगर जो अपराधी है वो इस तरह से मारता है और जो विक्टिम है यानी कि जिसकी डेथ होती है वो एक चाइल्ड है या हेल्पलेस लेडी है जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जान को ना लिया जाए या उसका मर्डर ना किया जाए, इसके बाद भी अगर अपराधी उसे मारता है तो ऐसे अपराधी को भी फांसी की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट केस आया मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर एक पर्सन ने ऑलरेडी एक पर्सन लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है और अगर वो जेल में कोई दूसरा मर्डर करता है तो ऐसे अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। जबकि आईपीसी का सेक्शन 303 इस तरह का प्रोविजन करता था कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है और उसके बाद वो कोई मर्डर कर देता है तो ऐसे पर्सन को फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इस केस में मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अनरीजनेबल है और ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है और इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.